हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हिंदी साहित्य के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आधुनिक काल का। आधुनिक काल का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम इसके बारे में और भी अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि पिछले वीडियो में मैंने आधुनिक काल का जो छोटा वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि कैसे आधुनिक काल जो है उसकी शुरुआत हुई और किन कवियों के द्वारा हुई, कौन इसमें महत्वपूर्ण अंग थे, क्या प्रवृत्तियां रही हैं और आधुनिक काल आने का क्या कारण रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्ल जी के अनुसार जो 1850 ईस्वी जो है आधुनिक काल का समय माना जाता है। 1900 संवत बोलते हैं इसको, विक्रम संवत, ठीक है, और सन के हिसाब से 1850 है। तो शुक्ल जी ने विक्रम संवत में ही सारी तिथियां बताई गई हैं, तो इसीलिए मैं आपको विक्रम संवत बता रही हूँ। 1900 से आधुनिक काल की शुरुआत हुई है और हम ईस्वी के हिसाब से 1850 ईस्वी मानते हैं। लगभग समय जो है हमारा इसी के आसपास रहा है। क्योंकि हम कहते हैं कि जितने भी हमारे हिंदी साहित्य में काल हुए हैं, यानी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये सारे एकदम से नहीं आए हैं कि इनकी तिथि निश्चित हो गई कि इसी दिन से शुरुआत हो गई। नहीं, हमारे जब भी कोई काल ऐसा शुरुआत होता है तो वो उससे पहले जिस काल का पतन हो रहा होता है या समाप्त हो रहा होता है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यानी लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन आने लग जाता है। जैसे वीर गाथा जो था, वीरों की वाणी जो थी वो आदिकाल में थी। भक्ति में भक्ति का प्रसार ज्यादा था। रीति में जो राजा थे वो अपनी राजाओं की जो बड़ाई की जाती थी कवियों के द्वारा, उसका ज्यादा प्रावधान था। लेकिन आधुनिक काल आते आते इसमें बहुत परिवर्तन आने लगा। लोगों में जागरूकता बढ़ी, गद्य साहित्य बहुत ज्यादा इसमें डेवलप हो गया। यानी इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हम देख सकते हैं आधुनिक काल में। तो हमारा जो आधुनिक काल की शुरुआत है वो 1850 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है। और इस काल में जो हमारा कह सकते हैं कि इस काल में जो हमारा शुरुआत है वो प्रवृत्ति जो हमारी है वो गद्य काव्य की सबसे ज्यादा रही। क्यों रही? क्योंकि यहाँ पर जब हम लिखने की बात कहते हैं, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन हुआ हमारे देश में, तो उन्होंने अपनी जो विचारधारा थी या अपनी बातें जो थी वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी अपने धर्म के प्रचार के लिए भी कुछ ऐसा सोचा। यानी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, तो उससे क्या हुआ, डेवलप हुआ। लिखने की कला जो थी वो लोगों की उस ओर बढ़ी कि भाई हम क्यों ना हम भी अपना जो हिंदी में पत्र है, जो उर्दू है, संस्कृत है, उसका भी प्रकाशन इस प्रकार से कर सकते हैं जिससे हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, वो सभी लोगों तक पहुंचे। लोग अपनी जो मन की भावनाएं वो व्यक्त कर पाए। तो इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों का हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं हमारे इस भाग में, आधुनिक काल की शुरुआत में। तो सबसे पहले हम यहाँ बता दें कि आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो हमारी 1850 ईस्वी में हुई और इसमें प्रवृत्ति जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी गद्य काव्य की। आधुनिक काल आने तक विभिन्न विचारों में परिवर्तन हो गया और भाषा उस समय बदल रही थी। यानी जब ब्रज भाषा काव्य में परिवर्तन हो रहा था तो खड़ी बोली की तरफ वो भाषा जो है उस तरफ मुड़ रही थी। खड़ी बोली को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। भारतेंदु युगीन कवियों ने खड़ी बोली को महत्व दिया। इसमें गद्य जो है, जो गद्य की विधाएं मैंने आपको बताई, जैसे नाटक होता है, नाटक है, निबंध है, निबंध के अलावा समालोचना है, इस तरीके के जो गद्य हैं, ये गद्य की विधाएं हैं, ये सब व्याकरण से बनती है। और जो पद्य है, पद्य में क्या होता है, छंद से बनता है। हम आने वाली वीडियो में हम छंद पे भी बात करेंगे। तो सब आपको ये जान लेना जरूरी है कि इसमें जो गद्य और पद्य की जो विधाएं थी उन पे किस तरीके से परिवर्तन देखा जा रहा था। तो ये इस वीडियो में हम आज समझेंगे। आधुनिक का अर्थ जरा हम समझ लेते हैं कि आधुनिक का अर्थ क्या होता है। जो तर्क करेगा, वितर्क करेगा, वो आधुनिक है। यानी जब परिवर्तन होता है, आधुनिक क्या होता है, डेवलप होना, एक तरह से मॉडर्न हो जाना, यानी बदल जाना। यानी पुरानी जो कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, रूढ़िवादिता सोच थी, उसको बदलना, वो आधुनिक कहलाया। जो तर्क कर रहा था, जो वितर्क कर रहा था, यानी जिसको पुरानी बातों पे विश्वास नहीं था या उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन वो लाना चाह रहा था, उस सोच को आधुनिक कहा जाता है। आधुनिक
ठीक है। इनके कवियों ने तर्क किया, यानी आधुनिक काल के जो कवि थे उन्होंने तर्क किया, उन्होंने सवाल किया, अपने काव्यों के माध्यम से सवाल किया। जैसे भारत दुर्दशा में भारत की जो हमारी व्यवस्था थी, हमारे जो यहाँ के लोगों की समस्याएं थी उसको बताया। शिक्षा महिलाओं को मिले, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इसमें विस्तारवादी सोच को ध्यान दिया गया कि भाई महिलाओं को भी समान रूप से सारे अधिकार मिलने चाहिए। समाज की जो कुरीतियां थी, जो बाह्य आडंबर थे, परेशानियां थी, उन सबको उजागर किया गया काव्यों के माध्यम से। तो ये तर्क वितर्क जो है वो अपने काव्यों के माध्यम से कवि करते थे। तर्क वितर्क, बौद्धिकता की क्षमता जिसमें हो वही आधुनिक कहलाएगा। इस काल में जो थी उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, कुछ जानने की, कुछ सोच समझकर, कुछ तर्क वितर्क करके कुछ नया सोचने की। ठीक है। रीति काल में जो था तर्क वितर्क नहीं होता था, बल्कि वो नीरसता था। रीति काल में जो था वहां पे राजाओं की बड़ाई ज्यादा की जाती थी, वहां पे लोगों की समस्याओं पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, वहां पर कोई मतलब नहीं था कि लोगों को क्या समस्या है। ठीक है। समय के अनुसार सापेक्षता निर्भर होती है इसमें। आधुनिकता नवीन होगी, यानी नई सोच है तो सब कुछ नया सोचने के लिए नई नई चीजों का आविष्कार हुआ। मुद्रालय, प्रेस का आविष्कार हुआ। मुद्रण यानी छपना, छपाई कारखाना खुलने लगे। लोगों की जो बातें थी वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ने लगी। तो रीतिकाल का जो पतन था, जब रीतिकाल समाप्ति की ओर हो रहा था, तो इसके कारण जो है वो यही थे कि इन सब चीजों को ना अपनाना, यानी लोगों की समस्याओं को ना देखना, ना ही उसमें कुछ चेंज लाना, आधुनिक सोच को उजागर करना, ये सब चीजें नहीं होती थी रीतिकाल में। आधुनिक काल में अंग्रेजों का मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंग्रेजों की सोच जब परिवर्तन हो, जब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, और किस प्रकार करें, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और यहाँ के लोगों की जो भाषा है उसमें हम अपनी भाषा, अपनी जो बातें हैं, वक्तव्य है, उसको कह पाएं। तो इसमें अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अंग्रेजों के आने से साहित्य कला में परिवर्तन आया। उन्होंने इसके माध्यम से अपनी कला को जो है आगे बढ़ाया, और यहाँ जो कवि थे हमारे भारत में, उनकी सोच को भी विस्तार दिया, मतलब वो भी अपने विचारों को इसके माध्यम से आगे बढ़ा सकते थे। तो आर्थिक नीति जो थी, अंग्रेजों ने नई आर्थिक नीति उस समय लागू कर दी जब अंग्रेज हमारे देश में आए, और आर्थिक नीतियों की वजह से क्या हुआ, किसानों पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ने लगा, उन पे टैक्स लगाए गए, और भारत जो था स्वावलंबी देश था, तो वो जो किसान था वो बहुत ज्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उस समय औद्योगिक क्रांति भी पूरे यूरोप में हो रही थी। संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में परिवर्तन किया। मुद्रालय और रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, भारत में भी रेलगाड़ी चलने लगी। मुद्रालय यानी कि जो प्रेस था हमारा, प्रिंटिंग प्रेस, वो डेवलप हुआ। भाषाओं में नई भाषा, खड़ी बोली का आना शुरुआत हुआ। ढांचे में परिवर्तन शुरू हो गया, ब्रज से खड़ी बोली की तरफ परिवर्तन होने लगा, और उसी समय हमारे देश में गांधी जी का भी आगमन हुआ। आंदोलन होने लगे, और वो आंदोलन जो थे उसमें कवियों की कई रचनाओं के माध्यम से भी हमें उस आंदोलन की महक देखने को मिलती है। रीतिकाल का जो पतन है उसका बहुत महत्वपूर्ण कारक जो है, उसकी रूढ़ियां, परंपराएं, उसकी स्थिरता और उनकी सामाजिक जीवन शैली ने रीतिकाल पतन में जो भूमिका निभाई, इसके बदले यानी इसके बिल्कुल ठीक विपरीत क्या हुआ था, आधुनिक काल ने एक रास्ता की जगह गतिशीलता लाई, यानी आधुनिक काल में गतिशील जैसी विचारधारा को अपनाया गया। परंपराएं टूटने लगी, रूढ़ियों का विरोध होने लगा, सामाजिक जीवन में नवीनता आने लगी। इन सब बातों ने बदलावों की प्रक्रिया को जारी कर दिया। इसी से बाद में पुनर्जागरण को बल मिला, यानी जो नया जागरण काल भी बोलते हैं, जब हमारे इसमें अलग अलग हम आधुनिक काल के जो और भी हमारे परिवर्तन हुए, हमारे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, ये सब बदलाव जो हैं हमारे आधुनिक काल में ही आते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि आधुनिक काल में कैसे रूढ़ियों का विरोध हुआ, रीतिकाल से बदलाव आया, पुनर्जागरण को बल मिला, यानी दोबारा से लोगों में जिज्ञासा, जागृति का जो भाव था उसको उत्पन्न किया गया। मोटे तौर पे जो है आचार्य शुक्ल जो है 1843 विक्रम संवत से आधुनिकता की शुरुआत मानते हैं। ठीक है।
तो ये शुरुआत जो है, कहते हैं शुक्ल जी 1843 विक्रम संवत से उसकी शुरुआत मानते हैं, और मतलब पूरी तरीके से वो 1900 विक्रम संवत से शुरुआत हो चुका था। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया ना, एकदम से परिवर्तन नहीं होता है, वो धीरे धीरे परिवर्तन जो है आधुनिक काल में प्रवेश करने लग गया था। यानी 1843 विक्रम संवत से शुरुआत होने लग गई थी और वो बढ़ते बढ़ते आगे इसमें 1900 विक्रम संवत तक शुरुआत हो गया था पूरी तरह से आधुनिकता का। आधुनिकता के उदय में अंग्रेजों के साथ साथ जो है इन तीन जो संस्थाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है योगदान। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इन तीनों संस्थाओं ने आधुनिकता पर बल दिया, ठीक है, नई सोच पर बल दिया। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, या सती प्रथा कहें या बाल विवाह कहें, या उनकी शिक्षा पर बल देना चाहिए, इस तरीके की सोच को बल दिया। इन संगठनों ने अपने अतीत से सीख लेते हुए कमियों के विरुद्ध आंदोलन किया। यानी वो ये सब जो रूढ़ियां थी इनको तोड़ना चाहते थे, सती प्रथा को खत्म करना चाहते थे, उसमें शिक्षा को जो बच्चियां थी या जो महिलाएं थी उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनके जो जीर्णोद्धार के लिए, यानी उनका विकास करने के लिए ऐसी सोच को अपनाते हुए वो जो पुरानी रूढ़ियां थी उनको समाप्त करना चाहते थे। इससे न केवल भारत के आंदोलनों पर चलकर प्रभाव पड़ा, भारतीय साहित्य और समाज पर भी देखा जा सकता है इसका प्रभाव। इसी समय हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, उन्होंने रीतिकाल की प्रवृत्तियों से मुक्त कराकर, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रीतिकाल से मुक्त कराया हिंदी को और आधुनिक काल में प्रवेश कराया। इस काल में जो समाज सुधारक आंदोलन हुए, उन आंदोलनों ने तत्कालीन बुद्धिजीवियों को जगाया, चाहे वह श्रद्धाराम फिलोरी हो या नवीन चंद्र राय हो, सबने हिंदी साहित्य के गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में पत्र पत्रिकाएं, मैंने आपको बताया गद्य साहित्य का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा था, जैसे मैगजीन या पत्र पत्रिकाएं जिसको कहते हैं, वो सारी छपने लग गई थी। जो प्रकाशन जो होता था, हमारा प्रेस जो होती थी, उनका विकास हो गया था। बहुत सारे पत्र इस समय छपते थे। जैसे हम हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मार्तंड, जो हमारा इसका प्रकाशन वर्ष 30 मई 1826 है, जो पंडित जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया। और इसी के द्वारा हम ये प्रश्न भी देख सकते हैं कि 30 मई को प्रत्येक वर्ष की 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और पूछ भी लिया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि उदंत मार्तंड, यहाँ उदंत लिखना था मुझे, ठीक है, प्रिंटिंग ये टाइपिंग गलत है। उदंत मार्तंड कैसी पत्रिका थी, मासिक थी, पाक्षिक थी या दैनिक थी या साप्ताहिक थी, ये आपको बताना है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है कि किस प्रकार की पत्रिका थी, महीने में आती थी या सप्ताह में आती थी या हर दिन आने वाली पत्रिका थी या वो सप्ताह में आती थी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर जो है साप्ताहिक है। साप्ताहिक पत्रिका थी ये, जो पंडित जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसका जो प्रकाशन है ये बंद कब हुआ था, ये इसका प्रकाशन वर्ष जब हुआ था हमारा, ये 30 मई को, 30 मई जो इसकी डेट है, इसमें 30 मई 1826 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ था। और इसके 1.5 वर्ष बाद, ठीक है, 1.5 साल बाद ये बंद हो गया था, 4 दिसंबर 1827 ईस्वी को, ठीक है। और इसका कारण क्या था, हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं निकला था ये, बल्कि बंगाल के कलकत्ता से निकला था। इसका ये कारण था बंद होने का। बाद में यानी 1800 ईस्वी की घटना है, जब एक कॉलेज स्थापित हुआ इस काल में, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना हुई सन 1800 ईस्वी में। उसमें भाषा विभाग स्थापित किया गया। भाषा विभाग यानी किसी एक भाषा का विभाग स्थापित किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉन गिल क्राइस्ट बनाए गए। इन्होंने अपना यहाँ पे जो था इस कॉलेज में 4 विद्वानों को नियुक्त किया इस विभाग में, भाषा विभाग में, जिसमें सदा सुखलाल थे, सदल मिश्र थे, लल्लू लाल थे और मुंशी इंशा अल्लाह खां। ये 4 जो थे हमारे, ये 4 इन विद्वानों को नियुक्त किया गया। जो ये विद्वान थे, इन्होंने ब्रज में और अपनी अपनी भाषा में, उर्दू में बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया, प्रकाशन किया।
अगले वीडियो में हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ये आधुनिक काल का जो हमारा पार्ट था, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को आधुनिक में परिवर्तित किया, कैसे उसका विकास हुआ, अंग्रेजों का क्या योगदान था, अलग अलग संस्थाओं का क्या क्या योगदान था, ब्रह्म समाज का, प्रार्थना समाज का, रामकिशन मिश्र का, और ये आधुनिक काल के ये सारी नीतियां थी, परिवर्तनशील कैसे हुआ, कैसे रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए आधुनिक काल जो है वो हमारे इसमें योगदान रहा साहित्य में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।